Hello students, as you all know that today we are all read about this chapter and the chapter name is the Delhi Sultan. And it is your last lecture video of this lesson, so let's see what is included in this chapter. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं chieftains और उसके fortifications के बारे में कि chieftains जो है किस तरह से किले वगैरह बनाकर जो है रहा करते थे. So here is written in this box, Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometime. इब्न बतूता जो है जो कि 14th सेंचुरी में अफ्रीका से मोरक्को यानी अफ्रीका के मोरक्को से आए हुए थे इंडिया में, ठीक है, जिन्होंने चिफ्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया है और कुछ बातें जो है बताई हैं. वो क्या है? fortified themselves in mountain, in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. कि जो चिफ्टेंस थे वो माउंटेन्स और रॉक्स, यहाँ तक कि जो अनइवन और रज्ड यानी उबड़ खाबड़ जैसे प्लेसेस होते हैं वहां पर या फिर बैम्बू ग्रोव्स में क्या करते थे, किले वगैरह बनाकर जो है रहा करते थे या फिर बैम्बू ग्रोव्स में जो है रहा करते थे. तो इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज बिग. इंडिया में जो बैम्बू है वो हॉलो नहीं होता है, काफी बड़ा होता है, काफी बिग साइज का होता है. एंड इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरविंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसके जो सेवरल पार्ट्स होते हैं बैम्बू के, ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करके इसको बनाया जाता है, ठीक है. बैम्बू ग्रुप्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करके बनाया जाता है कि इस पे अगर फायर वगैरह भी लगती है, आग वगैरह भी लगती है, तो इसका कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है बैम्बू के ऊपर. और ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीटली अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है. और यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो द चिफ्टेंस लिव इन दिस फॉरेस्ट which serve them as rampart inside which are their cattle and their crops. जो चिफ्टेन हैं वो फॉरेस्ट वगैरह में अगर रहते थे तो वो क्या करते थे, रैम्पार्ट वगैरह जो है सर्व करते थे वहाँ पर, और उसके अंदर कैटल्स और क्रॉप्स वगैरह क्या करते थे उसके अंदर रखते थे. एंड देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, जिसके अंदर वाटर वगैरह भी जो है अवेलेबल रहता था, वाटर वगैरह भी अवेलेबल रहता था. एंड दैट इज रेन वाटर, जो कि क्या था, बारिश का पानी था, जो कि इसमें कलेक्ट किया जाता था, जो कि जहां पर क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था. हेंस दे कैन नॉट बी studied except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instrument. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई भी इन्हें इजिली जो है हरा नहीं सकता था, जो ये बैम्बूज वगैरह बना के जो वहाँ पे रहा करते थे चिफ्टेन और जो फोर्टिफाइड टाउन्स वगैरह बनाते थे. क्योंकि इसके लिए अगर बैम्बूज ग्रुप्स में अगर ये रहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता था कि एक पावरफुल आर्मी की ज़रूरत है जो कि इनके फॉरेस्ट में इंटर करे और बैम्बूज को अपने स्पेशली जो बनाए गए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे क्या करे, कट करे, ठीक है. एंड हियर इज क्वेश्चन इज गिवन, डिस्क्राइब द वे इन विच द चिफ्टेंस अरेंज फॉर देयर डिफेंस. आपको वो वेज बताना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि चिफ्टेंस किस तरह से अपने खुद को जो है डिफेंस करते थे, खुद को बचाते थे. The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. मंगोल्स के अंडर में जो गेंगिस खान थे, इन्होंने क्या किया था, ईरान के नॉर्थ ईस्ट पे यानी ट्रांसोजियाना पे क्या किया था, इन्होंने 1219 में अटैक किया था. किसने अटैक किया था? गेंगिस खान ने. इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत ही जल्दी इन्होंने दिल्ली पर भी क्या किया था, अटैक किया था. किसने? गेंगिस खान ने. तो मुगल्स अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल. तो मंगोल्स का जो अटैक था दिल्ली सल्तनत पे, वो किसके ड्यूरिंग टाइम पे जो है काफी तेजी से बढ़ गया था. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है अटैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे और मोहम्मद तुगलक के भी रूलिंग टाइम पे काफी ज्यादा जो है इंक्रीज हो गया था. किसका अटैक जो है बढ़ गया था? मंगोल्स का अटैक. किस पे बढ़ गया था? दिल्ली सल्तनत पे. तो यहाँ पर क्या था कि दोनों ही रूलर्स पे एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन गया था कि दिल्ली में जो है अपने लिए क्या करे, खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ी सी आर्मी को क्या करे, खड़ा करे और इस बड़े से ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को क्या करे, फेस करे. सो लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डील विद दिस. तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से दोनों सुल्तान्स ने इस सिचुएशन को डील किया. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की बात हो रही है. सो यहाँ पर क्या है, एक टेबल बना हुआ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में सेपरेटली जो है एक्सप्लेन किया गया है कि इन्होंने किस तरह से डील किया था इस सिचुएशन को. तो लेट्स सी. दिल्ली पर क्या हुआ था कि अटैक हुआ था, 2 टाइम्स अटैक हुआ था. किसके ड्यूरिंग टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी जब रूल कर रहे थे तो उनके टाइम पे 2 टाइम जो है इन्होंने अटैक किया था. किसने? मुगल ने.
तो मुगल ने जो अटैक किया था वो 1299 और 1300 के बीच में हुआ था, और सेकेंड अटैक जो था वो 1302 टू 1303 के बीच में हुआ था। तो जिसके लिए खुद के डिफेंस के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, खुद के बचाव के लिए एक लार्ज आर्मी को खड़ा किया था, एक बहुत बड़ी आर्मी को क्या किया था इन्होंने, खड़ा किया था खुद के बचाव के लिए। The Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq reigns. The Mughal army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a large standing army. मोहम्मद तुगलक के अर्लियर ईयर पे, यानी इनके रूलिंग टाइम के स्टार्टिंग के ही ईयर में जो है सल्तनत को एक अटैक जो है फेस करना पड़ा था। डायरेक्टली जो है इस पे एक अटैक हुआ था। तो किसने अटैक किया था? मुगल ने जो है अटैक किया था, जिसमें मुगल की जो आर्मी थी वो डिफीट हो गई थी, हार गई थी मोहम्मद तुगलक से। तो मोहम्मद तुगलक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को लेके, उसकी पावर को लेके, और जो प्लानिंग का जो उन्होंने प्लानिंग जो की थी उस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या थे, कॉन्फिडेंट थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक प्लान किया कि वो क्या करेंगे कि ट्रांसोजियाना पर जो है वो अटैक करेंगे। तो ही देयरफॉर राइज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक काफ़ी बड़ी जो है आर्मी को खड़ा किया। सो सेकंड क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि अपने सोल्जर्स के लिए एक गैरिसन टाउन्स बनवाया था, जिसका नाम इन्होंने श्री रखा था, जो कि आप मैप फर्स्ट में देख सकते हैं। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने एक न्यू गैरिसन टाउन बनाने के बजाय इन्होंने जो दिल्ली की 4 ओल्ड सिटीज़ थी, ओल्डेस्ट 4 सिटीज़ थी, और जिसे हम दिल्ली कोहना कहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो पूरा उन्हें हटा दिया गया, वहाँ से पूरा वैकेंट कर दिया गया, और वहाँ पर सोल्जर्स के रहने के लिए एक प्लेस बना दिया गया। इसके साथ साथ जो ओल्ड सिटी में जो लोग रहते थे उन्हें कहाँ पर भेज दिया गया, उन्हें दौलताबाद, जो कि इनकी न्यू कैपिटल थी दिल्ली की, वहाँ पर इन्हें क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, जो कि कहाँ पर है, साउथ में है। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की कि जो सोल्जर्स हैं उनको फीड कैसे करवाया जाए, उनको भोजन कैसे करवाया जाए, उनका पेट कैसे भरा जाए। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो पीजेंट्स थे वहाँ पर, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उसका 50% जो है उन्होंने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिए। तो गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड था वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वहाँ से टैक्सेस वगैरह जो है कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि उन्होंने सेम एरिया जहाँ पर वो थे, ठीक है, सेम एरिया, उसी एरिया से इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद जो है अपनी आर्मीज को फीड करवाया, उन्हें खिलाया पिलाया। और बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर द सुल्तान लिवीड एडिशनल टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर क्या, लेकिन इतना करने के बावजूद, यानी सेम एरिया से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके आर्मीज को फीड कराने के बावजूद भी जो है जो सोल्जर्स थे वो इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में थी कि उनकी जो एक्सपेंस थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे। जिसके लिए सुल्तान ने क्या किया कि अपने टैक्सेस को कुछ और एडिशनल टैक्सेस लगा दिए, यानी अदर चीज़ों पे और टैक्सेस बढ़ा दिया। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो एरिया था जहाँ पर ये लोग थे वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, वहाँ पर अकाल पड़ चुका था, बंजर हो चुका था वो एरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि सोल्जर्स को पेमेंट वगैरह करना पड़ता था, उन्हें सैलरीज वगैरह देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सोल्जर्स को एक ताज के बजाय जो है कैश पेमेंट करना जो है ज़्यादा सुइटेबल समझा, वो कैश जो है देना स्टार्ट कर दिया। जिसके लिए सोल्जर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, मर्चेंट से, यानी दिल्ली के व्यापारियों से डायरेक्टली जो है सामान वगैरह जो भी सप्लाई करते हैं उससे खरीद सकते हैं। लेकिन एक फियर था सोल्जर्स के दिल में कि जो मर्चेंट्स हैं वो कभी भी अपना प्राइस जो है वो बढ़ा देंगे, जिसके लिए इसे रोकना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली में सभी गुड्स पे एक फिक्स्ड प्राइस लगा दिया, यानी उसको कंट्रोल कर दिया उस प्राइस को, और प्राइजेस को बहुत ही केयरफुली जो है ऑफिसर्स के थ्रू जो है सर्वे किया जाता था, उसको देखा जाता था कि मर्चेंट्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब रेट्स के ही अकॉर्डिंग जो है वो सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं या फिर चार्जेस बढ़ा देते हैं तो जिसके लिए उन्हें जो है पनिश्ड भी किया जाता था। किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक के रूलिंग टाइम पे कि उन्होंने किस तरह से सोल्जर्स को पे किया, इन्होंने जो है सिमिलरली अलाउद्दीन खिलजी की तरह जो है कैश सैलरीज जो है इन्होंने दिया था अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को। लेकिन इन्होंने कभी भी जो है प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। इसके प्लेस पे इन्होंने टोकन करेंसी का यूज किया, जो कि बिल्कुल सिमिलरली जो आज हम पेपर करेंसी यूज करते हैं, जो नोट वगैरह यूज करते हैं, कुछ सिमिलर उसी की तरह था। लेकिन वो काफी चीप मेटल का जो है बना हुआ था, ना गोल्ड था ना ही सिल्वर था। तो जो 14th सेंचुरी के जो लोग थे वो बिल्कुल भी इस कॉइन पे ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट थे। तो जो भी उनके पास पहले से गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स अवेलेबल था वो उसे सेव करते थे, और इसके प्लेस पे अगर उन्हें टैक्सेस वगैरह देना होता था तो वो टोकन करेंसी का यूज करते थे। तो ये जो चीप करेंसी है जो कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पे जो है स्टार्ट हुआ था,
टोकन करेंसी। इसे कोई भी इजिली जो है इसकी नकल करके, इसे कॉपी करके जो है कॉइन्स वगैरह बना सकता था। फिर लास्ट इसमें क्या है कि अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्राइज हिज रीजंस फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट्स ऑफ मंगल इन्वेशंस। तो अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स था, जो इन्होंने शासन करने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, वो काफी सक्सेसफुल था। क्रॉनिकलर्स जो हैं वो बताते हैं, इनकी प्राइस ड्रॉप करते हुए, इनकी तारीफ करते हुए, इनकी क्वालिटी को बताते हुए बता रहे हैं कि इनके रूलिंग टाइम पे प्राइजेस जो थे वो काफी सस्ते थे, काफी कम थे, और जो सामान की जो सप्लाई थी काफी अच्छी थी मार्केट में। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है मंगल इन्वेंशन को भी क्या किया था, सक्सेसफुली जो है वो उस पर भी विजय प्राप्त की थी, उस पर भी वो जीत गए थे। तो अब यहाँ पर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप था वो बिल्कुल फेलर था, क्योंकि इन्होंने जो है ये भी डिसाइड किया था, इन्होंने कश्मीर का भी जो है अभियान जो इन्होंने स्टार्ट किया था उस पर अपने कंट्रोल में लेने के लिए, ये भी एक डिजास्टर इनके लिए बन चुका था। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने सारे प्लान्स को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया कि वो अब जो है ट्रांसोजियाना पे अटैक नहीं करेंगे, और उनकी जो लार्ज आर्मी थी वो भी पूरी तरह से बिखर चुकी थी, ब्रेक हो चुकी थी। तो मीनव्हील हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स थे वो काफी कॉम्प्लिकेशन जो है क्रिएट कर रहे थे इनके एरियाज में। तो जो लोगों को शिफ्ट करना दौलताबाद में, जो कि पहले से वहां पे रहते थे, दिल्ली में रहते थे, उनको दौलताबाद में शिफ्ट करना, लोग इससे काफी ज्यादा जो है क्या हो गए थे, डिसअपॉइंट हो चुके थे, निराश हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी से। और टैक्सेस को बढ़ा देना, और गंगा यमुना के जो एरियाज थे वो बिल्कुल जो है क्या हो गए थे, बंजर हो चुके थे। तो फाइनली क्या हो गया, फिर बाद में जो टोकन करेंसी थी उसका यूज जो है बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर्स वी समटाइम forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mughal territory. लेकिन इन सभी मोहम्मद तुगलक की अगर हम फेलियर की लिस्ट को देखते तो, लेकिन हम यहाँ पर क्या है भूल जा रहे हैं कई बार कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री यानी सल्तनत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सुल्तान ने, दिल्ली सुल्तान ने मुगल टेरिटरी का जो है अभियान जो है प्लान किया था, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी। तो अलाउद्दीन जो थे, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने ये काफी पावरफुल थे, अपना बचाव काफी अच्छा किया था। लेकिन मोहम्मद तुगलक जो थे, इन्होंने क्या किया था, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स, अपने मिलिट्री के थ्रू यानी अपने सैनिक बल के थ्रू इन्होंने क्या किया था, मुगल्स पे अटैक करने की सारी प्लानिंग जो थी वो किसकी थी, मोहम्मद तुगलक की थी। So here is the last topic is given in your chapter, the Sultanate in the 15th and 16th century. अब हम 15 और 16th century में सल्तनत की क्या कंडीशन थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम टेबल फर्स्ट को दोबारा देखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो तुगलक्स के बाद जो सैयद और लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली पे और आगरा पे रूल किया था, वो भी कब तक किया था, 1526 तक किया था। जिसके बाद क्या हुआ कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जो साउथ इंडिया के जितने भी इंटायर स्टेट थे, वो उसके रूलर्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। उनका जो राज्य था और उनके जो कैपिटल थे वो काफी अच्छे से जो है प्रॉस्पेरस हो रहे थे, यानी डेवलप्ड हो रहे थे, ग्रोथ काफी अच्छी हो रही थी। तो दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत्स। तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि नए रूलर्स के जो ग्रुप बनते हुए देखे थे, जैसे कि अफगान्स और राजपूत्स। ये न्यूली फॉर्म्ड जो है रूलिंग ग्रुप्स थे, जो कि किस टाइम पे हमें देखने को मिले थे, 15 और 16 सेंचुरीज के बीच में। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि इस पीरियड में भी क्या हो गए थे, स्टैब्लिश हो गए थे, और लेकिन काफी स्मॉल थे लेकिन काफी स्टैब्लिश थे, काफी पावरफुल थे, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो भी काफी अच्छा था। तो शेर शाह सूरी जो कि 1540 से लेकर 1545 तक जो इन्होंने रूल किया है, इन्होंने अपना करियर जो है स्टार्ट किया था बिहार में। जो इनके अंकल थे उनकी स्मॉल टेरिटरी में ये क्या थे, एज अ मैनेजर वर्क करते थे। उसके बाद जो है ये इतने ज्यादा स्टैब्लिश्ड हो गए, इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि इन्होंने जो है मुगल एम्परर जो थे हुमायूं, उनको चैलेंज दिया और उन्हें डिफीट भी कर दिया। ठीक है, जो कि कब हुआ था, 1530 टू 1540 से जो स्टार्ट हुआ था, यानी 1556 तक जो है ये सारा सिलसिला जो था चला था। तो शेर शाह जो है इन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था और खुद की एक डायनेस्टी बना दी थी, जिसे सुर डायनेस्टी कहा जाता है। तो सुर डायनेस्टी जो है ये 15 ईयर्स तक जो है रूल किया इस डायनेस्टी ने। शेर शाह सूरी ने क्या किया था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स थे जो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने लिए थे, उसको भी अपने उसमें जो है इन्वॉल्व किया था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया था। किसने इन्वॉल्व किया था, शेर शाह सूरी ने।
और जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना इनके लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अकबर थे जिन्होंने 1556 से लेके 1605 तक रूल किया, जो कि काफ़ी ग्रेट एम्परर हैं जिनके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेर शाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके कुछ स्टेप्स, जो उनके मैथड थे, जो वे थे, अकबर ने क्या किया था उसे फॉलो किया था व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। जो कि क्या हुआ उसके बाद एक इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है मुगल एम्पायर जो है अपना खड़ा किया था। किसने? अकबर ने।